अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पे आता है व्हाट इज डीएनए, यानी डीएनए क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हम इसके यूजेस देखेंगे। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये कैसे डेवलप हुआ। उसके बाद इसका प्रोसेस और उसकी भी इम्पोर्टेंस, और लास्ट में हम इसके देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना था, जो कि इस तरह एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल होती हैं कि एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। डीएनए बेसिकली जेनेटिक इंस्ट्रक्शन हमारे पास कैरी आउट करता है। वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन हम बेसिकली डेवलपमेंट के लिए होती हैं, फंक्शन होती हैं, ग्रोथ के और रिप्रोडक्शन, यानी हमारे बॉडी में ये प्रोसेस कैसे होने हैं, डीएनए इन सब के इंस्ट्रक्शन रखता है। डीएनए बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड फर्दर तीन चीजों से बनके होते हैं, जिनमें फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन बेसिस है और शुगर ग्रुप है। तो जो नाइट्रोजन बेसिस है उनमें बेसिकली फोर होती हैं: एडेनिन, गवानिन, थायमिन एंड यूरस साइटोसिन। जो एडेनिन है उसका थायमिन के साथ पेयर होता है और ग्वासिन का साइटोसिन के साथ पेयर होता है। द ऑर्डर ऑफ द बेसिस ऑन द डीएनए आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये ऑर्डर ऑफ द बेसिस है वो ये डीएनए पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एडेनिन का थायमिन के साथ डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यही बेसिस हमारे डीएनए के सीक्वेंस को कैरी आउट करती है। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी है। बेसिकली रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के हम सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। द joining together of our DNA molecule from the different organisms and inserting it into a host organism to produce a new genetic combination that are of value to the science, medicine and agriculture industry. बेसिकली रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी में ये होता है कि हम एक डीएनए लेते हैं, उसमें हम वो जीन को इंसर्ट करते हैं जिसका हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिसकी एक मिसाल हमारे पास इंसुलिन है। रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है जेनेटिक डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के हमारे नाम से, यानी रिकम्बिनेट यानी अगेन कॉम्बिनेशन, यानी हम इसमें डीएनए को दोबारा दो जीन्स को कंबाइन किए जाते हैं। दो या दो से ज्यादा हम जीन्स को कंबाइन करके हमारे पास वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है जो हमें चाहिए होती हैं। फिर उनको हम एक डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास उसका प्रोडक्ट आ जाए। नेक्स्ट हम इसके यूजेस हैं कि हमारी डेली लाइफ में या हमारी सोसाइटी में रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या यूजेस हैं। Recombinant DNA technology is used to identify, map, and the sequence genes and to determine their function. Recombinant DNA technology basically हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द जीन, हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे इस जीन का क्या सीक्वेंस है और हम इस जीन के क्या फंक्शन है, ये सब कुछ हमें रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी बताती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिकमेंडेड डीएनए probes are employed in analyzing gene expression within individual cells and throughout the tissue of the whole organisms. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोब्स क्या होते हैं। प्रोब्स एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो कोई कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं, और ये ना सिर्फ एक इंडिविजुअल के एक्सप्रेशन को शो आउट करते हैं बल्कि होल टिश्यूज जो भी बॉडी में होते हैं उन सबके एक्सप्रेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे आई। सबसे पहले इसमें सबसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को एजाज हासिल है कि उन्होंने इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि द आइडिया ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए was first proposed by the Peter Loben, a graduate student of the Professor Del Kaiser in the Biochemistry Department at Stanford University Medical। कि प्रोफेसर पीटर लोबन ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को प्रपोज किया था, कि उसने ये आइडिया दिया था कि हम ऐसे भी प्रोडक्ट अपने डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर उसमें कहा है कि द फर्स्ट पब्लिकेशन डिस्क्राइबिंग द सक्सेसफुल प्रोडक्शन एंड द इंटरसेलुलर एप्लीकेशन और रिकम्बिनेंट डीएनए अपीयर्ड इन द 1972 and 1973 for Stanford and UCSB। इन दोनों यूनिवर्सिटी से फर्दर इसके बारे में और डिटेल उन्होंने पब्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आई थी। उसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कैसे होती है। थर्ड वन 1980 में, इन 1980 Paul Berg, a professor in the biochemistry department and the Stanford and the author on one of the pages, first pages 27, was awarded the Nobel Prize in the chemistry for his work on nucleic acids with a particular regard to recombinant DNA। प्रोफेसर पॉल बर्ग को बेसिकली एक नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के वर्क में। उसने बेसिकली वर्क तो न्यूक्लिक एसिड पर किया था, लेकिन उसने साथ न्यूक्लिक एसिड के रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा बहुत बताया था, जिसकी वजह से उसकी पब्लिकेशन मजीद पॉपुलर हो गई थी।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ और नाम आ जाते हैं। वर्बर, एल्बर, हैमिल्टन, स्मिथ एंड बेरियल नाथन्स shared the 1978 Nobel Prize in Physiology or Medicine for the discovery of the restriction endonuclease, which enhanced the technology of the recombinant DNA technology. नेक्स्ट हम इन तीन साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज शेयर किया था 1978 में, जिन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया था। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि बेसिकली यही वो एंजाइम है जो कि हमारे पास डीएनए सीक्वेंस को कट आउट करता है। अगर ये डीएनए सीक्वेंस को कट आउट ना करे तो हमारे पास वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक हम उसको कट नहीं करेंगे तब तक हम उसे दूसरे हमारे डीएनए में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। The first licensed drug generated using recombinant DNA technology was human insulin, developed by the genetics and licensed by the Lilly and Company. जो हमारे पास फर्स्ट ड्रग आया था recombinant DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो इंसुलिन था, जो कि बेसिकली डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट, इसके प्रोसेस में जाने से पहले हम इसकी कुछ टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें आएंगे वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए क्या होता है? वो डीएनए होता है जिसमें हमें डिजायर्ड कैरेक्टर को इंसर्ट करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फॉरेन डीएनए क्या होता है। फॉरेन डीएनए वो जीन होता है जिसको हमें डिजायर्ड कैरेक्टर में इंसर्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में बहुत से स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप को हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना होता है। अगर हम किसी भी स्टेप को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमें हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए हमें हर स्टेप को ध्यान से और अच्छे से परफॉर्म करना होता है। तो इसके फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या है। द फर्स्ट एंड द इनिशियल स्टेप इन द रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू आइसोलेट द डिजायर्ड डीएनए इन द प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेन्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने एक डिजायर डीएनए को आइसोलेट करना है, यानी हमें उसे कट आउट करना है। हम डिजायर डीएनए तीन तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक, सबसे पहले उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए कट आउट कर सकते हैं। सेकंड, हम अगर उसका साइज स्मॉल है तो हम उसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और थर्ड वन, हम अगर हमारे पास अगर उसका मैसेंजर आरएनए है तो हम उसके थ्रू उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सकते हैं, जिसके जरिए हम ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसका सेकंड देखें स्टेप, द कटिंग द जीन एट द recombination site. The restriction enzymes play a major role in the determining the location at which the desired gene is inserted into the vector genome. These reactions are called restriction enzyme digestion. अब सेकंड स्टेप में हमें ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमें जो डिजायर हमने आइसोलेटेड जीन किया है, जो डीएनए जीन सीक्वेंस हमने आइसोलेट किया है, उसको हमने कहाँ पुट आउट करना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक, ये वायरल ग्रोथ को, जो डीएनए की वायरल ग्रोथ है उसको स्टॉप करता है, और दूसरा ये उसी पैराडाइमिक सीक्वेंस पर कट करता है जिसमें हमने न्यू पैराडाइमिक सीक्वेंस हमने इंसर्ट करना है। यानी हमारे पास अगर हमें कोई भी सीक्वेंस इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमें स्पेस बनानी पड़ेगी। तो ये उसी पैराडाइमिक सीक्वेंस को कट करता है जहाँ पे हमने उसी जो मैं डिजायर्ड कैरेक्टर्स का जीन है उसको इंसर्ट करना है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट ओ स्मिथ ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम इसका स्टेप देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस टू एम्प्लीफाई अ सिंगल कॉपी ऑफ द जीन इनटू द थाउजेंड टू मिलियंस ऑफ द कॉपीज वंस द प्रॉपर जीन ऑफ द इंटरेस्ट हैज बीन कट इन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमारे पास जीन कट आउट किया होता है, हमने उसको एम्प्लीफाई करना होता है ताकि हमारे पास उसकी थाउजेंड्स टू मिलियंस कॉपी हो, ताकि हमारे पास वो एक्यूरेट जीन आ जाए, ताकि हम उससे अपना डिजायर प्रोडक्ट ले सकें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? In the next step of the ligation joining, the two pieces are cut fragment of the DNA and the vector together with the help of the enzyme DNA ligase. हम ligation में DNA ligase को इस्तेमाल करते हैं। DNA ligase क्या करता है कि हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स हैं जो हमने दो पीसेस कट किए हैं, उन दोनों को जोड़ देता है और वहां पे उनके एंड पे स्टिकी एंड बना देता है। DNA ligase बेसिकली उन एंड को सील कर देता है। इन द लास्ट स्टेप जो हम करते हैं, इन दिस स्टेप द रिकमेंडेड डीएनए इज introduced into a recipient source that process terms as transformation. लास्ट सेल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रिकमेंडेड डीएनए आता है, जो हमने डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला डीएनए या जीन मतलब आइसोलेट किया था, जिसको कट आउट किया था, उसको हम जब हमारे पार्टिकल जीन में यानी डीएनए में जिसमें हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसमें हम इंसर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमने उसकी एक की कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे में ट्रांसफर की है। Once after the insertion of the recombinant DNA into the host cell, it gets multiplied and expressed in the form of the manufactured protein under the optimal condition. जब हमने एक बार उस डिजायर कैरेक्टर्स के जीन को हमने इंसर्ट कर दिया तो हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती रहती हैं और वो पार्टिकुलर प्रोटीन्स बनाता रहता है नॉर्मल कंडीशन में।
नेक्स्ट हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें ह्यूमन सेल में से कोई जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो सबसे पहले हम उसे उस कैरेक्टरिस्टिक्स को जीन को ह्यूमन सेल से कट आउट करेंगे, देन हम उसको एक प्लाज्मिड में पुट आउट करेंगे ताकि जहाँ हम रिकमेंड डीएनए उसमें से करें, मतलब हम रिकमेंड डीएनए को प्रिपेयर करें, देन हम इसको इक्वलाई में करेंगे ताकि हमारे पास वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोडक्ट आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के पास की हमारे में जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट वेपन इन द साइंस दैट हैज मेड द ह्यूमन लाइफ मच इजियर। ये बात तो सच है कि रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई, हमारे पास बहुत सी बीमारियों के इलाज आ चुके हैं, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट है हमारे पास आगे, ना सिर्फ बल्कि हमारे पास ह्यूमन डिसीजेस के बल्कि हमारे पास बहुत से प्लांट डिसीजेस की भी रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रीटमेंट आ चुका है। इन द रिसेंट ईयर्स इट हैज advanced strategies for the biomedical applications such as cancer treatment, genetic disease, diabetes, and the several plants disorder, especially viral and fungal resistance। जैसे कि हमने पिछले कुछ सालों से देखा कि हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट आ गया, हमारे पास बहुत सी जेनेटिक डिसीजेस का आ गया, हमारे पास डायबिटीज का ट्रीटमेंट आ गया है, इंसुलिन हमारे पास, और बहुत सी प्लांट डिसऑर्डर स्पेशली वायरल और फंगल डिसीजेस का हमारे पास ट्रीटमेंट आ गया, जिसकी वजह से हमारा वायरल फंगल डिसीज की वजह से हमारे पास जो प्लांट की ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती थी और हमें हमारे पास वो एक्चुअल यील्ड नहीं आ पाती थी जो हम एक्सपेक्ट करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है। हमारे पास बेसिकली जो मेजर वो 3 एप्लीकेशंस हैं, एक है मेडिसिन में, दूसरी एग्रीकल्चर में और थर्ड वन हमारे पास इन्वायरमेंट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। Recombinant technology has made it possible to treat the different diseases by inserting the new gene in the place of the damaged and the diseased genes in the human body. It has brought many revolutionary changes in the field of the medicines. हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे पास डायबिटीज का ट्रीटमेंट आ गया है, इंसुलिन हमने वो किससे प्रिपेयर किया, रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी के बाद से। हमारे पास मेडिकल फील्ड में बहुत सी ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट आ गया जो पहले इलाज थी, वो किसके थ्रू हुआ, रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ, जिसने हमारे मेडिसिन के फील्ड में बहुत सी रिफॉर्मेशन चेंजेस लाई हैं। अब इसकी एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि वैक्सीन रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। वैक्सीन्स आर द लाइव एटेटेड और मॉडिफाइड पैथोजेंस गिवन टू द इंडिविजुअल टू ट्रिगर द इम्यूनिटी अगेंस्ट द एंटीजन। वैक्सीन बेसिकली क्या करती है, हमें अगर किसी डिसीज के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड होना है तो हम उस वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस डिसीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में उस डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। बाय रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीजन प्रोड्यूसिंग द जीन एंड द प्लाज्मिड कंबाइंड recombinant DNA formed and the uses as vaccine or insert into the another host where the immunogenic antibodies produced will be used as the vaccine। recombinant टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हम एंटीजन जो वो उस जीन को प्रोड्यूस करता है उसको और प्लाज्मिड को कंबाइन कर देते हैं। जब प्लाज्मिड और वो कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास रिकमेंडेड डीएनए आ जाता है। ये बेसिकली हमारे पास वैक्सीन होती है। उस वैक्सीन को हम किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे उस बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है कि वो उस डिसीज के खिलाफ लड़ सकती है। वायरल वैक्सीन प्रिपेयर्ड थ्रू इट प्रोबेबली इंक्लूड्स एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हर्पस, माउथ एंड फूड डिसीज। हमारे पास बहुत सी वायरल डिसीजेस वैक्सीन भी वायरल डिसीजेस के खिलाफ वैक्सीन भी तैयार है, जिसमें सबसे पहले एचआईवी के बाद हेपेटाइटिस बी आ जाती है, फिर हर्पिस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसके बाद हमारे पास माउथ एंड फूड डिसीजेस आ जाते हैं। इन सब डिसीजेस के खिलाफ हमने वैक्सीन तैयार की है और किसके थ्रू की है, वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसकी कमर्शियल एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग इंसुलिन, हम सबसे पहले इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं कि इंसुलिन क्या होता है, देन हम ये देखते हैं कि हमने इंसुलिन प्रिपेयर कैसे किया है। तो बेसिकली हमने इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। जब हमारा ग्लूकोज लेवल अपने नॉर्मल रेंज में नहीं रहता तो हमें डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है। तो इंसुलिन बेसिकली हमारे पास डायबिटीज का एक ट्रीटमेंट है। तो इंसुलिन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं,
by recommended DNA done cloning of the human insulin gene and put into the E. coli. Culturing of these engineered or recombinant DNA, recombinant E. coli perform and they now have the ability of the insulin. हम ये करते हैं कि हम इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन का जीन लेते हैं, उसको इकोलाई में इंसर्ट करके उसकी कल्चरिंग करवाते हैं. कल्चरिंग करवाने के बाद हमारे पास हमारा डिजायर प्रोडक्ट यानी इंसुलिन अवेलेबल हो जाता है. The microbial involving method is much better and is devoid of the getting byproducts by the animal slaughtering. हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करने का मेथड बेहतर है कि इससे हम किसी बड़े एनिमल को कुर्बान करें, उससे बेहतर है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उससे हम जिनको इंसर्ट करें और उससे प्रोडक्ट ले लें. सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट का प्रोडक्ट है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बेसिकली हमारी जो डेवलपमेंट को, रिकॉग्नाइजेशन को और डिफरेंशिएशन प्रोसेस को हमारे पास ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाता है. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH is the hormonic polypeptide. Hormonic polypeptide means have the role in the growth, regeneration or the differentiation. For this procedure, take human growth from the human cell, then insert in the plasmid, and from the recombinant DNA method, insertion of the recombinant DNA into the host by the bacteria. हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में कि हमने उसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का एक जीन लेना है, उसको हमने किसी भी प्लाज्मिड में यानी बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, यानी हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना है. उससे हमारा जो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा, उसको हमने किसी भी होस्ट बॉडी में जिसमें हमें लगता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के हमें इंसर्ट करने की जरूरत है, हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं. नंबर of the human growth hormones commercially present using the recombinant DNA technology, e.g. dwarfism treatment is it treating by the injecting these. हमारे पास आजकल बहुत से ग्रोथ हार्मोन्स अवेलेबल है हमारी मार्केट्स में, और बेसिकली सबसे बड़ा इसका हमारे पास dwarfism का भी ट्रीटमेंट इसी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरफेरॉन क्या होता है. इंटरफेरॉन बेसिकली हमारे पास वायरल डिसीजेस के अगेंस्ट वर्क करता है. Interferon are the group of the proteins that interfere with the viral multiplication or replication. When any viral get entry into the cell, infected cell or the tissue releases the interferon that spread to the nearby cells and the stop the viral protein synthesis. Interferon क्या होता है? वो प्रोटीन्स होते हैं जो वायरल ग्रोथ के खिलाफ उसको रोकते हैं और उनके खिलाफ प्रोसीजर करते हैं. जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस एंटर होता है तो वो अपनी ग्रोथ करता है, तो हमारे पास वो जो टिश्यूज होते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, वो हमारे पास इंटरफेरॉन को रिलीज करते हैं ताकि उन वायरल ग्रोथ को फर्दर स्टॉप किया जाए और वो पूरी बॉडी में ना फैले. ड्यू टू द इंटरफेरेंस एबिलिटी कैन यूज क्योर कैंसर, इजी हेयरी सेल्स ल्यूकेमिया. हमारे पास इंटरफेरॉन के थ्रू, इसके इंटरफेरेंस की वजह से हम कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर सेल भी बेसिकली यही होता है कि अगर एक बॉडी में एक जगह डिफेक्टेड है तो वो पूरी बॉडी में भी फैल सकता है उसके टिश्यू से. लेकिन इसी तरह इंटरफेरेंस की वजह से हम उसको भी क्योर कर सकते हैं. और इसके अलावा हेयरी सेल और ल्यूकेमिया जैसी भी डिसीज को हम क्योर कर सकते हैं. बाय रेकमेंडेड डीएनए वो become capable of the making this protein alpha component of the which have role in the curing lymphoma and माइलेगिनियस ल्यूकेमिया. हम इसके अल्फा फैक्टर को कंपोनेंट को यूज करके हम ल्यूकेमिया और लैम्फोमा के जैसे डिसीजेस को भी क्योर कर सकते हैं, जो कि खुद बहुत बड़ी बीमारियां हैं. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या यूजेस हैं. Plants are the modified from the last to decades by using the conventional breeding. Plant breeder perform the selection and the cross. Then these selected plant to get the new varieties. Recombinant DNA technology allow the breeders to get crops with the improved yield, stress tolerant plant and the disease resistant plant. This comes under the क्राइटेरिया ऑफ द मॉडर्न ब्रीडिंग. अगर हम आजकल के प्लांट्स देखें और 2 सदियों पहले के प्लांट्स देखें तो हम ये देखेंगे कि उनमें और हमारे प्लांट्स में बहुत ज्यादा फर्क है. हमारे प्लांट्स बहुत ज्यादा उनसे इवॉल्व है. से इवॉल्व है कि हमारे आजकल के प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं कि 2 अच्छे ग्रोथ वाले प्लांट्स ले लेते हैं, उनके आपस में क्रॉस करवाते हैं. टिश्यू कल्चर क्लोनिंग टेक्निक उनको यूज करके उनके पास जो उन्हें लगता है कि जो उनके पास अच्छी प्लांट के पास अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जीन को कट आउट करके टिश्यू कल्चर या क्लोनिंग टेक्निक्स के थ्रू वो उनको जीन्स को कट आउट करके हमारे पास एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसके हमारे पास उन डिजायर्ड कैरेक्टर का जीन आ जाता है. फिर उनको रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी के थ्रू वो दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं जिससे हमारे पास उन प्लांट्स की अच्छी yield आ जाती है. Desired gene is identified, isolated, and inserted into the other plant to obtain the desired characteristic. This can be taken from the 2 different species. There are the many
transgenic crops which are being produced commercially. हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हमें एक जीन जो हमें मालूम होता है इसका ये सीक्वेंस और हमें ये सीक्वेंस चाहिए, इन डिजायर कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको किसी अदर प्लांट्स में इंसर्ट कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके बाद हम जिसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, इस जीन के थ्रू हम ये भी लाजमी नहीं कि हमें एक जीन को एक ही प्लांट्स लेना है या एक ही ऑर्गेनिज्म से लेना है, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 या 2 से ज्यादा भी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 एक प्लांट में चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक्स 2 1 एक प्लांट्स में चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हमें दूसरे प्लांट में चाहिए, तो मैं उन दोनों प्लांट्स के जीन्स को आइसोलेट करके उन दोनों को इकट्ठा करके इनको ज्वाइन करके मैं उन दोनों को एक प्लांट में इंसर्ट कर सकती हूँ। और इसकी वजह से हमारे जो क्रॉप्स मतलब प्रोड्यूस होती हैं वो कमर्शियली अच्छी होती है, हमारे पास यील्ड अच्छी आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिमूव द बैरियर्स ऑफ द टेकिंग जीन ओनली द सेम स्पीशीज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज 3 मेन एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर: प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स, इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल फ्रॉम द प्लांट्स। हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं कि मतलब हमने एक ही प्लांट या एक ही ऑर्गेनिज्म से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बेसिकली हम 2 से भी ले सकते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म से या 2 प्लांट से, उनके जीन से, या 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। हम जितने हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हम उसको 1 से 2 से 3 से ले सकते हैं और देन हम इसको ज्वाइन कर लेंगे डीएनए लाइगेशन के थ्रू, और उसके बाद हम उसको एक प्लांट में या एक ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके आगे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के जो प्लांट्स में मेनली है उनकी 3 टाइप्स हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि स्टेस्टोनल प्लांट्स को क्रॉप्स हम जो करते हैं प्रोडक्शन करते हैं कि हमारे प्लांट को बहुत से स्ट्रेस होते हैं, जैसे हर कोई हर्बिसाइड्स की वजह से, एनवायरनमेंट इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट, इन सब के थ्रू से हमें बचाने के लिए इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की भी एक टेक्निक है। देन हम देखेंगे कि हम अपनी यील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे हमारे पास बायोफार्मास्यूटिकल यानी हमारे पास बायोलॉजिकल कौन सी मेडिसिन है जो हमारे पास प्लांट से आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स। बहुत से हेर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के नियर ग्रो करते हैं और उनके पूरे प्रोसीजर को तबाह कर देते हैं और जिसकी वजह से प्लांट अल्टीमेटली डाई हो जाता है। Recombinant DNA technologies allow the plant breeder to produce the herbicide tolerant plants because some plants are killed by the herbicides which grow near the plant। जैसे कि मैंने पहले बताया कि herbicides जो भी herbicides प्लांट के करीब ग्रो होते हैं वो उन प्लांट्स को मार देते हैं। वो मारते कैसे हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। The common example is a Roundup herbicide which grow near the some plants and the block the enol pyruvate schemate phosphate synthesis enzyme pathway by producing glyphosate। बेसिकली वो क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल ये कि रोंडोप हेर्बिसाइड इसकी एग्जांपल है। बेसिकली वो ये करते हैं कि वो ESPS यानी ये इनोल पायरुवेट स्कीमेट फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम के पाथवे को रोक देते हैं। ये एंजाइम बेसिकली 3 हमारे पास एसेंशियल एरोमेटिक एसिड्स बनाता है। वो कौन से? फेलाइन एलानिन, ट्रायोसिन्स एंड द ट्रिप्टोफान। हमारे पास ये 3 बेसिकली एरोमेटिक एसिड्स होते हैं जो कि हमारे पास फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये उसका ग्लाइकोसाइड के थ्रू पाथवे ब्लॉक करता है। जब वो पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो हमारे पास ये 3 मिलके वो प्रोटीन्स नहीं बना पाते जो हमारे पास प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब वो प्लांट हमारे पास प्रोटीन ही नहीं अवेलेबल तो वो प्लांट अल्टीमेटली डाई हो जाता है। The glyphosate block the pathway of the EPS synthesis and kill the plant. There are the many plant species which are killed by this herbicide. तो जो pathway है उसको block कर देता है तो हमारे पास प्रोटीन नहीं होता। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती हमारे पास प्लांट की, तो प्लांट के पास न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली डाई हो जाता है। और हेर्बिसाइड्स की वजह से हमारे पास बहुत से प्लांट्स डाई कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो यील्ड है वो बहुत कम आ जाती है। Plant breeder take the gene from this those plants which have the resistant toward this herbicide and they manipulate those plants by inserting herbicide tolerant genes. Soybean and the cotton are the 2 important crops which are the being improved by the modifying ESP gene. तो इस प्रॉब्लम का हमारे प्लांट ब्रीडर्स ने ये सोल्यूशन निकाला है कि उन्होंने उन प्लांट से जीन्स लिया है जो कि ऐसे हर्बिसाइड से टॉलरेंट है, जिनको इन हर्बिसाइड से जो फाइट कर लेते हैं और वो सरवाइव कर लेते हैं। उन्होंने उनसे जीन लिया और उनको दूसरे प्लांट्स में इंसर्ट किया ताकि उनमें भी एबिलिटी हो कि वो इन हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट फाइट कर सकें, जिसके वजह से हमारे पास रिजल्ट ये
नहीं कहा कि हमारे प्लांट्स की जो क्रॉप्स की यील्ड है वो अच्छी हो गई, और ये हमारे पास प्लांट्स को भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंसेक्ट टॉलरेंट प्लांट्स। बाज इंसेक्ट्स हमारे प्लांट के बहुत से मतलब फॉर एग्जांपल वो हमारे लीव्स को खा लेते हैं, प्लांट्स के लीव्स को खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस सही तरह नहीं होती और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट सही तरह नहीं बनता। इस वजह से काफी इंसेक्ट्स भी हमारे पास प्लांट की यील्ड को कम करने के लिए वजह से होता है। इंसेक्ट टॉलरेंट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस थ्रू द recombinant DNA technology. Before the technology, insecticide and the pesticide sprays are used, but these sprays are not eco-friendly because they have the adverse effect on the crops as well on the environment. इंसेक्ट टॉलरेंट प्लांट के जो रिकमेंडेड थ्रू जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है उससे पहले स्प्रेज किए जाते थे। स्प्रेज के ये होता था कि वो प्लांट को फायदा तो देते थे, लेकिन उसके साथ उसको ना सिर्फ प्लांट्स को नुकसान देते बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूटेड करते थे, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में आबो हवा में बहुत ज्यादा उन स्प्रेज की वजह से केमिकल्स पैदा हो जाते थे। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट आर द मॉडिफाइड बाय द इंट्रोड्यूसिंग बीटी जीन्स इन दिस प्लांट्स। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में तो बेसिकली बीटी जीन को हमने इंट्रोड्यूस किया, और अब बीटी जीन क्या होता है वो मैं फर्दर हम पढ़ते हैं। बीटी जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्यूलस थुरिग्नेसिस। बैक्यूलस थुरिग्नेस एक ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे पास बीटी जीन आया है। अब बैक्यूलस थुरिग्नेस क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। बैक्यूलस थुरिग्नेस have the beta gene which is responsible for the releasing cry factor. बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास बीटी जीन होता है जो हमारे पास फर्दर हमारे पास क्राई प्रोटीन को रिलीज करता है। अब क्राई प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म की क्राई प्रोटीन है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है, यानी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को तबाह कर देता है। कैसे तबाह करता है उसको हम फर्दर देखते हैं। When any insects eat the leaves or the plants, the cry gene release a toxin and the crystalline form of the टॉक्सिन बाइंड इन द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द इंसेक्ट्स। जब भी हमारे पास कोई भी इंसेक्ट्स हमारे लीव्स को खाता है तो ये क्राइजीन जो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि क्रिस्टलाइन उसके इंटेस्टाइनल वॉल के साथ एक क्रिस्टलाइन फॉर्म बना देते हैं टॉक्सिन की, जिसकी वजह से उसके इंटेस्टाइनल वॉल उसके साथ जब वो बाइंड करता है तो हमारा जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक को फुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाय दिस बाइंडिंग pores create in the intestine of the insect, and in this way the whole digestive system destroy। और इसकी तरह जैसे हम उसने इंटेस्टाइन में क्रॉप्स पोर्स बनाता है, जब वो पोर्स बनते हैं तो उसकी इंटेस्टाइन जो वाल्स में तो उसकी तरह उसका होल डाइजेस्टिव सिस्टम है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी कुछ हमारे पास एग्जांपल भी है कि कौन से हमारे पास ऐसे क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं जिसकी जो इंसेक्ट टॉलरेंट हैं प्लांट्स हैं। कॉटन, मेज, राइस, cabbage, cauliflower and the other crops are being manipulated with the बीटीजिन। बीटीजिन के थ्रू हमारे पास ये होगा कि हमारे पास ये जो हमने क्रॉप्स बोले हैं या प्लांट्स बोल रहे हैं वो सारे ये इंसेक्ट से टॉलरेंट हो गए, यानी वो इंसेक्ट से अब हम उनकी वजह से इंसेक्ट की वजह से उनकी यील्ड में कोई फर्क नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्रीकल्चर का जो हमारे पास लास्ट है वो है प्रोडक्शन ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोफार्मास्यूटिकल बेसिकली ये होता है बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट, यानी हमारे पास उन डिसीजेस का बाज डिसीजेस का प्रोडक्ट हमारे पास जो हमारे क्योर होता है वो बायोलॉजिकली हमें प्लांट से मिल जाता है। Important biopharmaceuticals are the produced through the recombinant DNA technologies. Drugs, therapeutic proteins, foreign genes are inserted into the plants, and the seeds that the plant produces will contain the therapeutic proteins. Many infectious diseases, cancer can be cured by the therapeutic proteins. जैसे कि मैंने सबसे पहले फॉरेन जीन आपको पहले बताया था कि फॉरेन जीन वो जीन होता है जो हमने इंसर्ट करना होता है, जिसमें हमारे डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल बेसिकली क्या करते हैं, हम अपनी डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स को जीन को प्लांट में इंसर्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में वो सीड में हमारे में वो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, और उसी की तरह उन कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन्स को जब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया तो हम उसको मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेसिकली ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो जाती हैं। रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी इज एफिशिएंट मीन टू ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी वो हमारे पास बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, मेथड है कि हम इससे एक एंजाइम की एक ऑर्गेनिज्म से या किसी भी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट से दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। Edible vaccines are also produced by the recombinant DNA technology that
Antigenic proteins are selected from the other organisms or the plants and inserted into the fruits like the tomato, banana. These fruits then immunize the patients with a susceptible disease. The production of the secondary metabolites is also performed by the recombinant DNA technology. अब इरिटेबल वैक्सीन क्या होती हैं? वो ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो कि ऐसे एजेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं कि हम उसे हम हमारे में वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर जाते हैं जो हमारे पास उस डिसीज के खिलाफ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस डिसीज के खिलाफ हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं वो फाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी मोटोपैलिटीज इज परफॉर्म बाय द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, और ये सेकेंडरी मोटोपैलिटीज भी हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा लास्ट टारगेट या कह लें हमारे पास जो लास्ट रह गया वो इन्वायरमेंट है कि हमारे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हैव डिफरेंट एप्लीकेशन इन द एनवायरनमेंट बट द प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिक कॉम्बिनेशन फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन पोल्यूटेंट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूशन है या जो भी पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जो हमारे आबो हवा को गंदा कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की वजह से हम उन पोल्यूटेंट्स को भी हमारे एनवायरनमेंट से रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास TNT केमिकल आ जाता है जिसको जो है ट्राइनाइट्रोटोइलिन। हमारे पास ये केमिकल भी हमें बहुत हार्मफुल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्सेनिक पार्टिकल्स जो कि हमारे पास सोइल में होते हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ को तबाह करते हैं। उसके बाद हम सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे कि हम सेलुलोज भी हमारे पास एक पोल्यूटेंट है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोइलिन। Throughout the plant metabolism, it is possible to detect the remediation of the environmental pollutant. There are some harmful chemicals that are not digested and degrade. They are the partially degradable, e.g., TNT camel. In this nitrogen is reacted with the oxygen and the superoxide is formed, and that is toxic. To solve these issues, knock out the dehydroascorbate reductase gene that will create the resistance against TNT. अब हमारे प्लांट्स मेटाबॉलिज्म थ्रू प्लांट मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे पास ये पॉसिबल हो गया कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूटेंट है हम उसको निकाल सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। हमारे पास बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो सिर्फ पार्शली हमारे पास डिग्रेडेबल होते हैं। और में सबसे एक हार्मफुल केमिकल है ट्राइनाइट्रोटोइलिन। ट्राइनाइट्रोटोइलिन बेसिकली क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है और वो सुपर ऑक्साइड बना जाता है। सुपर जब ऑक्साइड है वो हमारे लिए टॉक्सिक है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेट कर देता है। तो हमारे पास उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला है कि वो मोनोहाइड्रो एक्सोबेट रिडक्टेस जीन को जो कि यूज करते हैं, जो कि हमारे पास TNT के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करता है। और वो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि वो TNT केमिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिग्रेड कर देता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्सेनिक पार्टिकल्स को। आर्सेनिक पार्टिकल्स आर द टॉक्सिक एंड दे आर प्रेजेंट इन द सोइल दैट इज हार्मफुल फॉर द प्लांट। आर्सेनिक पार्टिकल्स बेसिकली सोइल में मतलब सोइल में होते हैं और सोइल में होने की वजह से वो हमारे प्लांट की ग्रोथ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी PVACR3 gene is incorporated in the Arabidopsis. For the incorporation of the gene vectors at the use, expression of the PVACR3 genes will give rise to generate the tolerance plant to the arsenic. आर्सेनिक पार्टिकल से हम जान छुड़ाने के लिए हमने एक PVACR3 जीन को हमने राइबोसोम में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से हमारे पास एक पार्टिकल जीन आ गया। उस जीन को हम प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आर्सेनिक पार्टिकल्स जो कि हमारे सोल में प्रेजेंट होते हैं उनसे हमारा प्लांट रेजिस्टेंट हो जाता है। हमारे प्लांट्स पर उसके सोल पार्टिकल्स के आर्सेनिक पार्टिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो हमारे पास डिस्टर्ब नहीं होती और हमारे पास यील्ड भी अच्छा आ जाता है। The seeds of the plants are genetically engineered with the PVACR3 gene, germinate and grow plant in the presence of the either higher amount of the arsenic in the soil. In Arabidopsis thaliana reductase enzyme is present in the
that reduce the arsenic. हमारे पास जो प्लांट के सीड्स होते हैं वो PVCR जीन के साथ जब जेनेटिकली इंजीनियर हो जाते हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं और वो प्लांट को ग्रो भी करते हैं। इवन हमारे पास जो हायर अमाउंट ही क्यों ना हो आर्सेनिक के, वो तब भी वो ग्रो कर जाते हैं। अरेबिस थालियाना में रिडक्टेज एंजाइम होता है। वो रिडक्टेज एंजाइम जो बेसिकली काम ये करता है कि वो आर्सेनिक का जो होता है हार्मफुल इफेक्ट है उसको बहुत कम कर देते हैं। यानी आर्सेनिक का हमारे पास जो इफेक्ट होता है वो उसको हद से ज्यादा कम कर देता है, यानी इस तरह कर देता है कि हमारे पास उसका बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हम उसके बाद सेलुलोज के बारे में पढ़ते हैं। Phytokeratins resist the movement of the arsenic in the roots and the phloem cells. Waste product of the agriculture have the cellulose that do not easily decompose. By using the recombinant DNA technology, we can convert the cellulose to the sugar for the breakdown of the cellulose. हमारे पास जो थर्ड वाला हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो सेलुलोज होता है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर में हमारे पास सेलुलोज प्रोड्यूस हो जाता है। जो सेलुलोज बेसिकली हमारे पास इजीली डिकम्पोज नहीं होता, तो हम एक काम करते हैं कि सेलुलोज को शुगर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जब शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास तो एक यूजेबल प्रोडक्ट है। शुगर हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हमारे पास वो सेलुलोज का हम उसको बेसिकली यूज कर लेते हैं, एज ए शुगर यूज कर लेते हैं। जब उसको हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास जब शुगर बनाता है तो हम शुगर को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस तरह जो हमारा सेलुलोज है उसका कोई हार्मफुल हमारे पास इफेक्ट नहीं आता। For this, E. coli bacteria is used. Cellulose enzyme gene is incorporated to the vector. In the vector into the bacteria, expression of this enzyme will enhance to degrade the waste that contains cellulose. हमारे पास सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो एज ए व्हीकल यूज होता है ताकि हम वो फॉरेन जीन्स को कैरी आउट कर सके और इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फंक्शन को परफॉर्म कर ले। अब हम सेलुलोज को कैसे करते हैं कन्वर्ट शुगर में? तो वो सबसे पहले हम उसको इक्वलाइज ऑर्गेनिज्म इक्वलाइज बैक्टीरिया लेते हैं जो कि सेलुलोज एंजाइम जीन को वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो शुगर प्रोड्यूस होती है। Expression of the enzyme will enhance to degrade the waste that contains cellulose. एंजाइम का जब वो परफॉर्म फंक्शन होता है तो हमारे पास वो जो सेलुलोज का होता है उसको डिग्रेड करता है या डिकम्पोज करता है, और हमारे पास अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट शुगर आ जाता है जो हमारे पास एक यूजेबल प्रोडक्ट है जिसका हमारे पास कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लास्ट पे हम देखते हैं कि some bacteria have capability to degrade the oil spills or the organic wastes. These wastes are harmful for the environment. Genetically modified strain of the Pseudomonas perdita able to degrade the chemical in oil spill. बेसिकली हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज या उनको डिग्रेड करने में इस्तेमाल होते हैं। समहाउ कुछ ऑर्गेनिक वेस्टेज ऐसे भी होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर देते हैं। इसीलिए हमारे पास जो प्यूसिडोनास पोर्टिटा है वो एबल होता है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास एबल होता है कि जो इन ऑर्गेनिक वेस्टेज का या ऑयल स्पिल्स को डिग्रेड करने या डिकम्पोज करने में हमारे पास बहुत हेल्प आउट कर देता है। Pseudomonas perdita is genetically modified by the Indian scientist Anand Chakrabarti. The degradation genes placed in bacterial plasmids which were transmitted to create the microorganisms capable of the degrading all the chemicals. हमारे पास एक इंडियन साइंटिस्ट चक्रवर्ती ने इसको रिकॉग्नाइज किया था और उसने इसको इसमें जो डिग्रेडेशन जीन्स है उसको यूज किया था, बैक्टीरिया प्लाज्मिड में इंसर्ट किया था, जिसकी वजह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया प्लाज्मिड में अगर हमारे पास एक रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस हो गया जो कि हमारे पास कैपेबल हो गया कि वो जो हमारे पास डिजायर्ड जो कि हमारे पास जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए जो कि हमारे पास हार्मफुल ऑर्गेनिक वेस्टेज को या ऑयल्स को डिग्रेड कर सकता है। तो बेसिकली आज हमने रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की काफी एग्जांपल्स पढ़ी जिसमें हमारे सबसे पहले मेडिसिन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, लास्ट में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया। हमारे पास बहुत सी डिसीजेस के क्योर आ गए, हमारे पास जो प्लांट्स की कील अच्छी हो गई और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूटेंट्स हैं जो भी पोल्यूशंस हैं उनको खत्म करने भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने एक बहुत हेल्पफुल मेथड क्रिएट किया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज।